जमातों की ये शिकायत रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सिर्फ एक ही जमात को नवाजा जा रहा है और वो मुस्लिम लीग नून है, जबकि मुस्लिम लीग नून इन इल्जामात को तवातुर से रद्द करती आ रही है। लेकिन सिर्फ एक जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने खुलकर रोज़े अव्वल से ये बात करनी शुरू की और इसको ना सिर्फ क्लेम किया बल्कि ये भी बात की गई कि कम अज कम चाहे इदारे हों, चाहे अदलिया हो, चाहे अवाम हो, फैसला उन्हीं को करना है जिन्होंने वोट डालना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से तवील खामोशी के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता लबकुशाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संगीन इल्जामात का जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसकी ये वजह भी हो सकती है कि पीपल्स पार्टी के इल्जामात में सदाकत हो, लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब जिस अंदाज में भरपूर और एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, इस पर वो दाद के मुस्तहिक हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के बाकी लोग भी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक्सपेक्टेशन सिंध के साथ साथ इस मर्तबा पंजाब भी है और इसी वजह से बिलावल भुट्टो साहब ने इस मर्तबा पंजाब का रुख किया है और वो एक के बाद एक पंजाब के बड़े शहरों में कामयाब जलसे भी कर रहे हैं। इतना बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चेंज और शिफ्ट आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में क्यों आया है, इसके ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल की सीनियर लीडरशिप में शामिल नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब इस वक्त कैंपेन में है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला है। शाह साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इस भरपूर और हैक्टिक स्केड्यूल में वक्त निकाला। शाह साहब, ये फरमाइएगा, बिलावल भुट्टो साहब पंजाब पे जिस तरह फोकस किए हुए हैं और हर रोज एक नए शहर में एक नए अज़म के साथ जलसा तो कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको लगता है कि क्या नून लीग को नॉकआउट कर सकेंगे वो पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, इलेक्शन में सिर्फ आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नजर आ रही है इस वक्त। अभी कुछ अरसे से नून लीग ने भी अपनी एक्टिविटीज शुरू की हैं। देखें, पॉलिटिकली हमें बहुत एहतराम है नून लीग का भी और मियां नवाज शरीफ साहब का भी, लेकिन इलेक्शन की बात सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। कोई मौसम के बहाने बना रहे थे, कोई सिक्योरिटी थ्रेट की बात कर रहे थे, कोई आए बाएं शाएं कर रहे थे, खुल के नहीं कर रहे थे, सब इंतजार ही कर रहे थे। तो हम तो फील्ड में हैं। देखें, जब मुकाबले की फिजा हो और अगर कोई एक टीम कह लें, एक धड़ा कह लें, एक पार्टी कह लें, अगर वो पहले ही दिल शिकस्ता हो और वो बिल्कुल स्ट्रांग उससे ना उतरे मैदान में, तो वो क्या इलेक्शन जीतेगी। तो हम देखें, पीपल्स पार्टी को बड़ी टेक्निकली तौर से पंजाब से आउट करने की कोशिश की गई। आप सबको याद है 1988 में पीपल्स पार्टी तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी नेशनल असेंबली में। इवन पंजाब में भी सबसे ज्यादा नशिस्तें नेशनल असेंबली की पीपल्स पार्टी के पास थी। लेकिन 2 दिन के बाद एमपी का इलेक्शन होता था, आपने देखा पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट नहीं दी गई प्रोविंशियल, और भी बहुत मुश्किलात आती रही हैं हमारे सामने। अब ये जो वोटर सपोर्टर जो कुछ पीटीआई में चला गया, कुछ रूट के बैठ गया, अब चेयरमैन साहब की इस वजह से कि वो खुद वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं और सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जा रहे हैं, दीगर जगहों पे जा रहे हैं, वो बहुत रिस्पांस दे रहे हैं। तो हम तो बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा सरप्राइज रिजल्ट आपको देंगे। 8 फरवरी की रात को जब रिजल्ट आना शुरू होंगे और सिंध हम स्वीप कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से, टच वुड, यहाँ तो मुकाबला ही महसूस नहीं कर रहे। जनूबी पंजाब में बहुत अच्छी पोजीशन है, सेंट्रल में जो बहुत मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन अब जिस तरह चेयरमैन साहब निकले हैं तो हमें कोई इतना मुश्किल वो नहीं लग रहा। बलोचिस्तान में बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन है पीपल्स पार्टी की। केपी में फिर मुश्किलात जरूर हैं, वहाँ पीटीआई का भी बहुत जोर है, दीगर भी हैं, लेकिन हम वहां भी अपना हिस्सा लेंगे। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इंशाल्लाह नेशनल असेंबली में पीपल्स पार्टी होगी और आइंदा आने वाले वजीर आजम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। अच्छा शाह साहब, सर ये दावा बहुत बड़ा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर पीपल्स पार्टी सामने आएगी, लेकिन हर मर्तबा जो इलेक्शन होता है उसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होती है। माजी में 2013 में मैग्नेटिक इंक का बहाना किया गया, 2018 में आरटीएस की बात की गई, अब इस मर्तबा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल दोनों तरीके से होगा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर पीपल्स पार्टी को एतमाद है जिस तरीके से वो अभी प्रोसेस कर रहा है पूरे क्राइटेरिया को कि इलेक्शन कैसे होना है, इसके ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक प्रोसेस को जारी रहना चाहिए। जाहिर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, 2013 में आरओ इलेक्शंस थे, हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे।
लेकिन जमहूरियत की वजह से हमने उसको पूरे सेटअप में रहे। फिर 2018 तो आरटीएस का इलेक्शन था, सबके इल्म में है। अब ये जो नया सिलसिले है, लेकिन अब हम भी सीख गए हैं, हमारा वर्कर भी सीख गया है, तो हमने सबको प्रॉपर तैयार किया हुआ है कि इस दफा कोई इस तरह का हाथ ना हो जाए और जो रिजल्ट है वो प्रॉपर हो। और इसी वजह से हम बहुत पुरुमीद हैं। और देखें, ये दावा नहीं है, ये हम तो सिंध में, आपने अंदाजा लगा लिया होगा, आपकी हर जगह पे नुमाइंदे हैं, आपको बताएंगे कि यहाँ क्या सूरत हाल है। अब तो हम शहरी इलाके भी स्वीप कर रहे हैं, तो इतना जो बड़ा चंक है ये किसी और पार्टी के पास नहीं है। और फिर नून लीग पता नहीं क्यों बहुत दिल शिकस्ता है, वो मैदान में जिस तरह उतर रहे हैं, तो वो क्या लोग जो हैं क्या इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई को देखें जिस तरह की सूरत हाल है, हमारा तो वाज़ेह स्टांस था कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दिया जाए, उनका बैट का सिंबल उनको मिलना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने बहुत तारीखी फैसला किया, क्योंकि उनके वकला ने कोई सही तरीके से प्रोसीडिंग्स में न सबूत पेश किए, न एविडेंस, कोई इस तरह की चीज दी कि चीफ जस्टिस साहब कोई फैसला कर सकते। फिर उसके नेक्स्ट डे जब लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था जो पीटीआई की तरफ से लगा हुआ था, तो लतीफ खोसा साहब ने सस्ती शोहरत के लिए वो जी हमने वापस ले लिया। हालांकि वो उस दिन इस्तदा कर सकते थे कि चले बैट नहीं देते तो हम सबको एक सबके लिए एक ही दे दे कोई निशान, तो वो उन्होंने मौका गंवा दिया। ये इस तरह की अपनी हरकतें करते हैं। लेकिन उनके साथ जो इस वक्त हो रहा है, जिस तरह उनको इलेक्शन में परेशानियां हैं, उसकी हम मजम्मत करते हैं। हम जमहूरी लोग हैं, ये अवाम का फैसला है, बाशऊर अवाम है पाकिस्तान की, जो वो फैसला करे। तो हम तो बहुत पुरुमीद हैं जी कि इंशाल्लाह इलेक्शन। चंद एक सवाल सर मैं और करना चाहूंगी। अभी आपने जैसे बल्ले के निशान का हवाला दिया, और ये अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि उनको भी भरपूर मौका मिले, जबकि पीपल्स पार्टी को कोई अच्छा टाइम नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। सर लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार अब उनके कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आज़ाद उम्मीदवार तो कभी भी किसी भी लम्हे हाईजैक हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर इंतखाबात में कुछ मुंतखब होकर आ भी जाते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी भी उस लूट सेल में अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेगी? क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों को तो हर पार्टी चाहेगी कि अपने साथ मिलाए और हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए, तो क्या पीपल्स पार्टी भी इस रेस में शामिल होगी? देखें, ये थोड़ा सा इसका तासुर गलत ले लिया गया है। जिस तरह चेयरमैन साहब ने शुरू में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तो उसका तासुर ले लिया गया कि पीपल्स पार्टी कोई अपने लिए बड़ी मरहत चाहती है। चले, लेकिन हम तो सबके लिए कह रहे थे। अब भी जो आजाद अराकीन की बात होती है, वो पीपल्स पार्टी उन आजाद अराकीन के लिए कहती है जो पीटीआई की तरफ से नहीं लड़ रहे। बहुत से लोग हैं जो पीटीआई से अलहदा लड़ रहे हैं, और वो कई उसमें से जीते भी आए हैं। मैं बहुत सौ के नाम भी आपको बता सकता हूँ। हम तो उनकी बात कर रहे हैं। देखें, जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं वो उनके डिसिप्लिन में जरूर रहेंगे, और हम चाहते हैं कि वो रहें। उन्होंने हलफ लिया होगा, उनकी एक अलहदा से पूरी लिस्ट होगी, उनकी निशानदही होगी उनके पास। हम उनके ऊपर कोई हमारी नजर नहीं है। ये और बात है कि बाद में उनका क्या फैसला होता है, लेकिन हम उन आजाद अराकीन की बात कर रहे हैं जो बहुत सारे इस तरह के इलेक्टेबल्स होते हैं जो हमेशा जीतते हैं। मैं कईयों के नाम आपको गिनवा सकता हूँ कि हम उनसे बातचीत जरूर कर सकते हैं बाद में जब वो जीत के आएंगे। तो ये इसको बड़ा मिक्सअप किया जा रहा है कि हम उन आजाद की बात कर रहे हैं जो पीटीआई की तरफ से लड़ रहे हैं, हम दूसरे इंडिपेंडेंट्स की बात कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट। बिल्कुल ठीक। शाह साहब, सर आखिरी सवाल सर आपसे वो ये कि भी आपने सिंध का भी हवाला दिया कि आप क्लीन स्वीप करेंगे, तो सर ये बताइएगा कि सिंध में स्पेशली शहरी इलाकों में एमक्यूएम की प्रेजेंस है। अभी कुछ दिन पहले मुस्तफा कमाल साहब ने हमारे शो में कहा कि हम पीपल्स पार्टी को ये मौका नहीं देंगे कि वो कम से कम अर्बन सिटीज में जो है वो हमारी जो वोट बैंक है उसको तोड़ सके। सर उस हवाले से क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ये क्लेम कर रही है कि हम एमक्यूएम को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन वो कैसे छोड़ेंगे ये अभी तक वाजे नहीं हो सका। जी, वो हम पीछे उनको छोड़ चुके हैं, छोड़ेंगे क्या? अच्छा। हम छोड़ चुके हैं, वो कहीं मुकाबले में नहीं है। ये ऐसे ही आके बड़े जिस तरह की बातें करते हैं। देखिए, हमने तो देख लिया इनका जो हाल है, वो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन में ये इन्होंने इन 22 सीटों पे लोग खड़े कर दिए, यही इन्होंने बड़ा कारनामा किया है। ये तो इनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे कि ये लोग वहां पे खड़े करते। अब ये रिजल्ट देखिए, 8 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ पे स्वीप करेंगे कराची में। ये कहीं नजर नहीं आ रहे
हमें एक चीज पे थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा था कि मियां शहबाज शरीफ साहब जहां से खड़े होने वाले कराची थे, से बिल्कुल। क्योंकि पहले भी वो उनकी जीती हुई सीट थी, जो बाद में आरटीएस के जरिए फैसल वाडा साहब को दिला दी गई, और जब बाय इलेक्शन हुआ तो पीटीआई 6ठे नंबर पे आई थी। लेकिन अब जब इन्होंने जिस तरह से उनको हिस्से लेने से रोका है, तो हम तो बहुत कंफर्टेबल हैं कि वो इलेक्शन, वैसे ही हमारी सीट थी कादिर मंदोखेल साहब की, अब तो वो भी हम जीत रहे हैं। तो ये तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं हमें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब सर आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान बड़े पुरुम्मीद नजर आते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और सिंपल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में जा सकती है, लेकिन क्या वाकई ये हकीकत पर मबनी होगा, ये 8 फरवरी का दिन ही तय करेगा। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं इस पर सियासी तजिया जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस भरपूर अंदाज में इलेक्शन कैंपेन अब कर रही हैं, पीपल्स पार्टी उसकी शुरुआत काफ़ी पहले कर चुकी थी, लेकिन अब नून लीग ने भी आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ साहब बैकफुट पर नजर आते हैं और मरियम नवाज साहिबा को लाइमलाइट में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुतवातिर हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तकरीर करने के बाद मरियम साहिबा को प्राइमरीली तकरीर के लिए आगे कर देते हैं, और जो मेन तकरीर होती है वो मरियम नवाज साहिबा की भी होती है। इससे यह अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि मरियम नवाज साहिबा को मुस्तकबिल का सियासी लीडर और कायद रजिस्टर करवाने के लिए नवाज शरीफ साहब तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस पूरे सिनेरियो में शहबाज शरीफ साहब हमें गायब नजर आते हैं। लेकिन एक तीसरी जमात भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको इलेक्शन कैंपेन के हवाले से शदीद तरीन मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर अपनी इनकलाबी रवैये के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड के ऊपर किसी भी किस्म की अवामी नुमाइंदगी करने से कासिर नजर आती है। इस पूरे सिनेरियो में नवाज शरीफ साहब भी ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं हैं, वो तो सिर्फ इलेक्शन कंटेस्ट करने आए हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स नजर आती है। कितनी सदाकत है इसमें, और बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर तनकीद कर रही है नवाज शरीफ साहब और वजारत उज़्मा के हवाले से जो खिचड़ी इस्लामाबाद में पक रही है, इसी पूरे सिनेरियो के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और कामरान यूसुफ साहब। कामरान साहब से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहली मरतबा सर आप शो में शामिल हो रहे हैं। सर ये फरमाइएगा कि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ बयानिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज बड़ी दिलचस्प बात की है कि जिस जमात को आप इख्तिदार देने जा रहे हैं या मुमकिन तौर पर जिनको इख्तिदार मिल सकता है, उनका तो मंशूर ही अभी तक सामने नहीं आया, उसके ऊपर अभी तक काम हो रहा है। तो फिर अवाम को क्या ऑफर करेंगे और अवाम को क्या बावर कराएंगे कि अगले 5 साल में नून लीग ने क्या डेवलपमेंट्स करनी है, क्या प्रोजेक्ट्स करने हैं और अवाम को क्या रिलीफ देना है? तो क्या सर किसी हद तक पीपल्स पार्टी की बात दुरुस्त करार दी जा सकती है? आई थिंक ये बिलावल भुट्टो जरदारी अगर ना भी कहें तो अदरवाइज भी आई थिंक मेरे लिए भी ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, गिवन द फैक्ट कि जिस तरह तमाम इंडिकेशंस हैं कि पीएमएलएन ही शायद अगली गवर्नमेंट बनाएगी और अभी तक उनका मंशूर ना आना, विच इज अनफॉर्चुनेट। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर भी ये खैर ये ब्लेम आता है कि मीडिया में भी हम बयानात की हद तक तो डिस्कशन करते हैं, एक्चुअल डिस्कशन जो है इन तमाम जमातों के मैनिफेस्टोस के ऊपर होने चाहिए। और अब जो पीएमएलएन के लोग कहते हैं कि 27 जनवरी की डेट है कि उस वक्त वो मैनिफेस्टो का ऐलान करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद इलेक्शन के बाद ही नाम वो करें, क्योंकि आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा आपका चैलेंज बाकी पॉलिटिकल जो बिकरिंग्स हैं, बाकी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं अपनी जगह पे, सबसे मेजर प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान का आपका इकोनॉमी है। और किसी भी जमात के पास, इवन के पीपल्स पार्टी ने जो अपना मंशूर दिया है, अगर आप रियलिस्टिकली उसको देखें तो आई डोंट थिंक सो कि वो ग्राउंड जो रियलिटीज हैं उसको सामने रख के बनाया गया है। इस तरह वादा करना कि जी 300 यूनिट जो है वो फ्री कर देंगे आवाम के लिए, फिर पीएमएलएन मरीम नवाज साहिबा ने भी यही कहा कि जी 200 यूनिटें हम फ्री कर लेंगे। जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, जब आपका जो है, जो एनर्जी का सेक्टर है, एक ब्लैक होल है, गैस और जो बिजली का शोबा है, इसको मिला के कोई 5,000 अरब रुपए से भी ज्यादा गर्दशी कर्जे हैं, तो मेरे ख्याल में ये लेजिटिमेट कंसर्न है। बिलावल भुट्टो जरदारी ना भी कहें, आई थिंक जो पीएमएलएन के अपने भी जो सपोर्टर्स हैं उनको भी पूछना चाहिए कि बाकी ज़बानी बातें अपनी जगह पे, बट दे शुड मैनिफेस्टो, बल्कि अभी तक मैनिफेस्टो आ जाना चाहिए था ताकि आवाम को पता चले कि आखिर क्या रोड मैप है इस वक्त पीएमएलएन के पास, क्या वो नया करना पहले भी उनको मौका मिला था।
इस दफा वो क्या नया करना जा रहे हैं जिससे जो मुल्क के हालात हैं और अवाम के हालात बेहतर होंगे। साहब सर, फोकस तो कहा जा रहा है कि इकोनॉमी ही होनी चाहिए एजेंडे के ऊपर, इदारों की भी ये राय है और सिचुएशन भी पाकिस्तान की ऐसी है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से अगर आपने कल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखी हो, उसमें तो ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब का दौर सबसे बेहतर दौर था अगर हम कंपैरिजन करें पीपल्स पार्टी एंड पीटीआई के दौर का। लेकिन एज अ लीडर जो पीक देखा है या जो अवामी तौर पर ज्यादा पजीराई जिनको मिली है वो अभी भी इमरान खान साहब ही हैं जो कि बानी चेयरमैन है पीटीआई के। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि मईशत के ऊपर अवाम क्या मकबूलियत को तरजीह दे रहे हैं या फिर बाकी दो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ लफाजी करती रही हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में नून लीग बाजी ले गई है? देखिए उसमें मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये आप कह सकते हैं कि पीएमएलएन का इस एतबार से बेहतर परफॉर्मेंस रही क्योंकि ये हमेशा से जब भी पीएमएलएन आई मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने काम किया और उसके नतीजे में आपको पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान में आई। लेकिन अगेन द की क्वेश्चन इज कि वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी थी क्या वो सस्टेनेबल थी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि बूम एंड बस्ट साइकिल है कि जब हम अपनी मईशत को ग्रो करने की तरफ लेके जाते हैं तो फिर वही जो ट्विन डेफिसिट है हमारा करंट अकाउंट का खसारा और जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारे सामने आ जाता है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ब्लूमबर्ग की जो भी रिपोर्ट है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी और पीटीआई के मुकाबले में इनकी कारकर्दगी कम बुरी रही है। अब ये कहना कि इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी थी कि बिल्कुल हालात बेहतर हो गए थे, अगर ऐसा होता तो फिर 2018 में जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी तो उनको एक नए आईएमएफ के प्रोग्राम की जरूरत ना पड़ती। आपका जो करंट अकाउंट का खसारा था इतना बढ़ गया था कि आपको आईएमएफ के प्रोग्राम की जरूरत पड़ी। तो बाकी जो दूसरी आपकी बात है कि एक तरफ अगर ये मकबूलियत है। मान भी लिया जाए कि पीएमएलएन जी पीएमएलएन की जो मुआशी पॉलिसीज थी वो बेहतर थी और जो तहरीक इंसाफ है ऑन द अदर हैंड स्टिल बड़ी पॉपुलर है। आई थिंक ये डिफरेंट डायनेमिक्स हैं। लोग आई डोंट थिंक सो कि प्योरली हमारे यहाँ बेस्ड ऑन जो किसी भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर करते हैं। इमरान खान या तहरीक इंसाफ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फिनोमेना। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अगर एक ज्यादातर लोग अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं या अपेरेंटली उनकी एक वेव है, दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि जी अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो डिलीवर भी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम उनकी कारकर्दगी देख चुके हैं। एडवांटेज आई थिंक पीएमएलएन को जरूर है कि देखें, कहते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। 3 दफा इक़्तिदार में रहे हैं, 3 दफा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो इसलिए अगर इस दफा भी वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनके लिए कोई एक नया तजुर्बा नहीं होगा। इशू ये है कि शायद हमारे पास अब जो ऑप्शंस हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। मतलब आपके हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो इंटरनल जो बाकी जो पोलराइजेशन है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डिफिकल्ट नेबरहुड में हम रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि कोई भी हाँ इक़्तिदार सर, में जमात सर आती है सर तो क्या वाकई मुझे एक डिलीवर सवाल करेगी। की इजाजत है, मुझे एक सवाल की इजाजत है। आप बिल्कुल ठीक जी कह रहे जी हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है, अब कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ गया कि जी अगर हमारी हुकूमत आती है तो हमसे तवक्को नहीं कीजिएगा कि हम 2-3 साल में सब कुछ ठीक कर देंगे। इसका मतलब ये है कि वो पूरे 5 साल मांग रहे हैं और वो मैसेज भी दे रहे हैं आवाम को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी। तो इन रियलिटी क्या वाकई अगर कोई भी जमात आती है तो उसको कितना टाइम चाहिए होगा इस नीम मुर्दा लाश को वापस स्टेबल करके उसकी सांस बहाल करने में? इकोनॉमिकली हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? आई थिंक बयान जो है शहबाज शरीफ का बड़ा रियलिस्टिक बयान है। अगर हम ये तवक्को करें कि जिस तरह कि जी 90 दिन के अंदर या 100 दिन के अंदर चीजें टर्न अराउंड हो जाएंगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आई थिंक अगर हम अपने आवाम को जो रियल पिक्चर है वो बताएं तो चीजें आसान होंगी। और वैसे भी आई थिंक जो भी जमात मुताबिक उनको 5 मिलने चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि जब पॉलिसीज के अंदर तसलसल नहीं होता तो तब प्रॉब्लम आती है। तो जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, दो के जो हमें स्टैंड बाय अग्रीमेंट पिछले साल जुलाई में एक प्रोग्राम आईएमएफ से मिला और उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो मुश्किल फैसले लिए और उसके बाद टू एन एक्सटेंट एक जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी, जो खतरा था कि हम दिवालिया हो जाएंगे, फॉर द टाइम बीइंग तो उससे बाहर आ गए हैं। लेकिन ये कहना कि तमाम जो खतरात हैं वो टल गए हैं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो भी अगली गवर्नमेंट आती है उसको एक 3 साल का एक्सटेंडेड आईएमएफ का प्रोग्राम चाहिए होगा। और जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं देन फॉरगेट अबाउट कि आप लोगों को किसी भी तरह का रिलीफ देंगे। तो इसलिए आई थिंक ये बेहतर है जो भी जमात हो, पीएमएलएन है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, कि लोगों को उम्मीद जरूर दिलाएं बट एट द सेम टाइम उनको एक रियलिस्टिक पिक्चर भी दें।
क्योंकि आमतौर पर हम इलेक्शन के अंदर वादे करते हैं, लेकिन जब उनको पूरा नहीं कर पाते तो फिर अवाम जो है मायूस हो जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा, थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगी कि उनको लगता है कि ब्लैकआउट कर दिया गया है टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, उनका कैंपेन्स उनको नहीं करने दी जा रही, कॉर्नर मीटिंग्स उनकी नहीं हो रही, बल्ले का निशान उनसे ले लिया, मतलब अगर उनकी जुबानी सुने तो सब कुछ बुरा उनके साथ हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम कर रही है कि अगर शफाफ इलेक्शन हो गए तो हम क्लीन स्वीप करेंगे या हम आराम से मेजॉरिटी ले सकते हैं, वो जो 35 प्लस ईयर्स या उससे कम का जो वोटर है, अगर वो निकल आया तो हम जीत जाएंगे, रियलिस्टिकली आपके ख्याल में आपकी अपनी राय क्या है? क्या वाकई वो स्ट्रेंथ पीटीआई की मौजूद है और वो वोटर निकलेगा उनको वोट डालने के लिए? आई थिंक एक तो इसके अंदर बेशक तहरीक इंसाफ अगर मकबूल भी है तो थोड़ा सा एट टाइम्स जो सोशल मीडिया के ऊपर हमें जो नंबर्स नजर आते हैं, जो एक वेव नजर आती है, एट टाइम्स आपको ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट भी होती है। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स और जो डिफिकल्टीज हैं, उनके पास बल्ले का निशान भी नहीं है, पहले उनको कैंपेन भी नहीं करने दिया जा रहा। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि क्या उस दिन जब 8 फरवरी को पोलिंग होगी, क्या ये जो वेव हमें नजर आती है सोशल मीडिया के ऊपर, एक बस नजर आती है, क्या इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे जो इलेक्टोरल गेम्स में? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि रूरल एरियाज में सोशल मीडिया आज भी हमारे यहाँ इतना वो मकबूल नहीं है, लोग स्टिल हमारे यहाँ जो एजुकेशन का वो लेवल नहीं है। तो और उसके मुकाबले में आई थिंक ये पहला पीटीआई का इलेक्शन है जो ऑन देयर ओन वो लड़ रहे हैं। माजी में 2018 में ऑब्वियसली पूरी रियासत की मशीनरी जी उनको सपोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट को की, तो इस दफा और उसके मुकाबले में हम एक चीज भूल जाते हैं कि पीएमएलएन की लेट से बात कर लें, वो जो हल्के की पॉलिटिक्स है वो बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं। बेशक इस वक्त उनको दे आर अगेंस्ट द ऑड्स, अगर आप कंपेयर करें विद तहरीक इंसाफ उनकी मकबूलियत, लेकिन जो जोड़ तोड़ हल्के की लेवल पे होता है वो बड़े अच्छे तरीके से वो मैनेज करना जानते हैं, रिसोर्सेज को किस तरह मोबिलाइज करना है, अपने वोटर्स को किस तरह लेकर के आना है पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो वो उसमें ज्यादा महारत रखते हैं। तो जहां पर आई थिंक विद टॉप लीडरशिप इन जेल और रिसोर्सेज की कमी होना, क्योंकि आपको पता है कि एक तो लोग वोट खुद डालने आते हैं, दूसरा आपको अपने वोटर्स को घर से निकालना भी पड़ता है, आपको ट्रांसपोर्ट मुहैया करनी पड़ती है, आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो वो आई थिंक वी हैव टू सी कि क्या इस सारी मुश्किलात को रखते हुए पीटीआई वो मैनेज कर पाएगी, ये देखने वाली बात। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हमारे साथ थे। यकीनन ये एक बड़ा टास्क सियासी जमातों के लिए है। अब इसमें कौन सी जमात किस पर सबकत ले जाती है, ये एक बड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन होगा वही जो आवाम का फैसला होगा। और अगर ये नहीं होता तो एक मरतबा फिर 2024 का इलेक्शन मुतनाज़ हो सकता है, गैर शफाफ हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सियासी जमातें भी ये चाहेंगी कि इस मरतबा कम अज़ कम अवाम जिसे मुंतखब करते हैं उसे ही इख्तिदार के ऐवानों में लेके जाया जा सके। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।